आज हम बात कर रहे हैं 9 जुलाई 2025 के भारत बंद की। हाँ। एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल हाँ। जिसने देश भर में काफी असर डाला। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजहों, मांगों और असर को गहराई से समझें। हाँ, ये हड़ताल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बुलाई थी और इसमें खास बात ये थी कि किसान और ग्रामीण मजदूर संगठन भी वो पूरी तरह साथ थे। तो आखिर इतना बड़ा विरोध क्यों हुआ? अचानक से तो नहीं हुआ होगा? नहीं, अचानक से नहीं। ये असल में केंद्र सरकार की जो हालिया श्रम और आर्थिक नीतियां हैं, उनके खिलाफ एक तरह का गुस्सा था। ये चिंताएं आप कह सकती हैं काफी समय से पनप रही थीं। अच्छा, तो यूनियनों को लग रहा था कि ये नीतियां कामगारों के हित में नहीं है? बिल्कुल, उनका मुख्य तर्क यही था। क्या कुछ खास मांगे थी जिन पर ज्यादा जोर था? मैंने न्यूनतम वेतन के बारे में सुना था। हाँ, वो एक बहुत बड़ी मांग थी। न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रति माह किया जाए। 26,000? हाँ जी, और इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, उसकी बहाली की मांग भी बहुत प्रमुख थी। ओपीएस? हाँ, वो सरकारी कर्मचारियों वाली, जी वही। जिसमें रिटायरमेंट पर आखिरी तनख्वाह के आधार पर पेंशन मिलती थी। नई पेंशन स्कीम से काफी लोग नाखुश हैं। और वो नए लेबर कोड्स, उनका भी तो जिक्र था काफी। बिल्कुल बिल्कुल। 4 नए श्रम कोड्स का विरोध तो एजेंडा में काफी ऊपर था। क्यों, क्या दिक्कत थी उनसे? यूनियनों का कहना है कि ये कोड्स उनकी मोलभाव करने की शक्ति बार्गेनिंग पावर उसको कम करते हैं। अच्छा। हाँ, और काम के घंटे तय करने में कंपनियों को ज्यादा छूट देते हैं और यूनियन बनाना भी वो पहले से मुश्किल हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। और ये सिर्फ फैक्ट्री मजदूरों या संगठित क्षेत्र की बात थी? या नहीं, इसका दायरा बड़ा था। जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। हाँ, मनरेगा। उसमें भी साल में काम के दिन 100 से बढ़ाकर 200 करने की मांग शामिल थी, ताकि गांव में जो बेरोजगारी है उससे कुछ राहत मिले। तो ये सिर्फ वेतन, पेंशन या कोर्ट्स का ही मुद्दा नहीं था, रोजगार, महंगाई, सरकारी सेवाएं, ये सब भी जुड़ा था। निश्चित रूप से बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी चिंता है। आवश्यक चीजों की बढ़ती कीमतें आम आदमी पर सीधा असर डालती हैं। सही बात है। और फिर स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों के कल्याणकारी बजट में कटौती की बात, और सरकारी कंपनियों, खासकर बिजली वितरण जैसी सेवाओं के निजीकरण का डर, ये सब मुद्दे इस विरोध का हिस्सा थे। अच्छा, कुछ लोकतांत्रिक चिंताओं का भी जिक्र मैंने पढ़ा था। हाँ, कुछ स्रोतों में ये बात भी थी, जैसे विरोध करने के अधिकार को सीमित करने वाले कानूनों पर चिंता और संस्थानों के कथित दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए गए थे। समझ गया। अब जरा इसके असर पर आते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 25 करोड़ कामगार शामिल हुए। ये तो बहुत बड़ी संख्या। हाँ, 25 करोड़ का आंकड़ा अगर सही है तो ये बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि चिंताएं काफी फैली हुई हैं और असर कई क्षेत्रों पर साफ दिखा भी। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, खासकर सरकारी बैंकों में काम काफी प्रभावित हुआ। ब्रांच खुलने में देरी, चेक क्लियरिंग में दिक्कतें। गुजरात जैसे राज्यों में ये असर ज्यादा महसूस किया गया। और परिवहन, बसें, टैक्सी वगैरह? परिवहन पर तो बहुत बड़ा असर था। कई राज्यों में सरकारी बसें नहीं चलीं, टैक्सी, ऑटो, यहाँ तक कि कुछ ऐप आधारित कैब सेवाएं भी बाधित रहीं। मैंने पढ़ा कि केरल और ओडिशा में तो हालत काफी खराब थी परिवहन के मामले में। हाँ बिल्कुल, केरल और ओडिशा में असर बहुत व्यापक था। कई जगहों पर तो सड़कों पर रुकावटें भी पैदा की गई, चक्का जाम जिसे कहते हैं। और इंडस्ट्री पर? खनन और भारी उद्योग, खासकर कोयला और स्टील सेक्टर में काम काफी हद तक रोका। जैसे झारखंड की ईसीएल राजमहल कोयला खदान की खबर थी कि वो पूरी तरह बंद रही। अच्छा, सरकारी दफ्तर, पीएसयूज? हाँ, सरकारी दफ्तरों और पीएसयूज में भी कर्मचारियों की उपस्थिति कम रही, काम धीमा चला। यहाँ तक कि डाक सेवाएं भी प्रभावित हुईं। बिजली क्षेत्र के भी लाखों कर्मचारी इसमें शामिल थे, जिससे स्थानीय स्तर पर सप्लाई में कुछ दिक्कतों की आशंका थी। लेकिन क्या सब कुछ पूरी तरह बंद हो गया था? जरूरी सेवाएं तो चल रही होंगी ना, अस्पताल वगैरह? हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। आवश्यक सेवाएं ज्यादातर सामान्य रूप से चलती रहीं। जैसे ज्यादातर स्कूल, कॉलेज, निजी दफ्तर खुले थे। हाँ, लोगों को दफ्तर पहुंचने में परिवहन की दिक्कतें जरूर हुईं। कहीं स्कूल बंद भी हुए थे? हाँ, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्कूलों के बंद रहने की खबर थी, लेकिन मेट्रो, हवाई यात्रा, ये सब सामान्य था। और सबसे जरूरी,
अस्पताल, आपातकालीन सेवाएं, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, इन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ठीक है। और क्या ये असर पूरे देश में एक जैसा था या कुछ राज्यों में कम, कुछ में ज्यादा? नहीं, असर बिल्कुल एक जैसा नहीं था। कहीं ज्यादा, कहीं कम। जैसे केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्से, खासकर बेंगलुरु। ना, बेंगलुरु का नाम सुना था। हाँ, इन जगहों पर प्रभाव ज्यादा साफ दिखा। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए। बिहार में स्थिति थोड़ी और पेचीदा थी, क्योंकि उसी दिन इंडिया ब्लॉक का मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर एक अलग विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था। अच्छा, वो भी था। तो कुल मिलाकर अलग अलग पक्ष क्या कह रहे थे इस बारे में, ट्रेड यूनियन और सरकार? देखिए, ट्रेड यूनियनों का तो सीधा आरोप था कि सरकार उनकी 17 सूत्री मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है और जो नीतियां ला रही है वो कॉरपोरेट समर्थक है, मजदूर विरोधी हैं। दूसरी तरफ कुछ सूत्रों के मुताबिक सत्ताधारी भाजपा के कुछ नेताओं ने बंद के असर को कम करके आंका। उनका कहना था कि जनजीवन ज्यादातर सामान्य रहा और बंद का बहुत व्यापक असर नहीं हुआ। हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो सूत्रों में कहा गया है, कोई अपना पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो ये साफ है कि 9 जुलाई का भारत बंद सिर्फ एक दिन की हड़ताल से कहीं ज्यादा था। ये मजदूरों, किसानों और सरकार की जो आर्थिक दिशा है उसके बीच जो तनाव चल रहा है उसका एक बड़ा प्रदर्शन था। सही कहा आपने। ये उन अनसुलझे सवालों और तनावों को दिखाता है जो हमारे अर्थव्यवस्था और समाज में मौजूद है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, इस तरह के बड़े विरोध का आगे क्या होता है। क्या ये सरकार को अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा या ये सिर्फ एक घटना बनकर रह जाएगा? हाँ, ये देखना अहम होगा कि इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होता है। भविष्य की श्रम नीतियों और सुधारों पर इसका कितना और कैसा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक दिन का विरोध था या किसी बड़े बदलाव की आहट? ये सवाल तो बना ही रहेगा।